उल्टा पुल्टा उसने आपको सेम कहा। मतलब मैं दोबारा बोल देता हूँ, रीजन एक स्टेटमेंट ही है, ऐसा मान के चलना है। और वो कह रहा है अगर ए बी कॉम्यूटेटिव है मल्टीप्लिकेशन पे, यानी गिवन में ए इंटू बी इंटू ए इक्वल है कह रहा है, तो बोलता है ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अब वो ट्रू फॉल्स देखना है, तो चेक करते हैं ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं इस केस पे। ठीक है, ए बी को सिमेट्रिक है क्यू चेक करना है, इसको पी बोल दो। ठीक है, ट्रांसपोज बोथ साइड कर लो। ठीक है, ए बी का होल ट्रांसपोज रिवर्सल लॉ लगा दोगे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब मैं थोड़ा सा अटक गया, लेकिन वापस जाके चेक करो, देखो असर्शन और रीजन के अलावा अलग से कहा हुआ है आपको कि ए और बी सिमेट्रिक है। ए और बी सिमेट्रिक है, असर्शन और रीजन दोनों के लिए कहा हुआ है, यानी ए का ट्रांसपोज ए और बी का ट्रांसपोज बी है। यानी यहाँ बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की जगह बी ए लिख सकते हो। ठीक है भैया, तो जिसको भी मेरे को सिमेट्रिक चेक करना था मैंने उसका ट्रांसपोज किया, और वापस सेम आए तो बात बन जाएगी। और बी ए को क्या मैं ए बी कह सकता हूँ, वो गिवन दिया हुआ है भाई, ए बी कॉम्यूटेटिव है, यानी बी ए को आप ए बी कह सकते हो। यानी पी का ट्रांसपोज पी है, पी का ट्रांसपोज पी है, यानी कि ए बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी रीजन भी यहाँ पर ट्रू है। ठीक है, लेकिन इस रीजन की वजह से ये असर्शन, ये स्टेटमेंट ट्रू है क्या भैया? इस स्टेटमेंट का, असर्शन का और रीजन का आपस में कोई लिंक ही नहीं है, बस दोनों इंडिविजुअल स्टेटमेंट ट्रू आए हैं, इसकी वजह से ये ट्रू है, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। तो असर्शन और रीजन बोथ ट्रू है, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है रीजन की, असर्शन की। यानी ऑप्शन आ गया मेरा बी पार्ट। कोई भी कंफ्यूजन है तो साथ साथ बोलिएगा, साथ साथ बोलिएगा वाली बात भाई लाइव क्लास की है। ठीक है, कोई रह जाए तो आप मार्क कर लेना, मेरे से अगली क्लास पूछ लेना। हाँ जी, तो ये हो गया हमारा फिफ्थ। सिक्स देखो। ठीक है, अब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और गलत भी हो सकता है और आसान भी है। सिक्स में पहले असर्शन, सिक्स क्वेश्चन असर्शन पे ध्यान लगाना बच्चों। बोलता है ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो ए और बी आएगा, पहले आप चेक कर लेना। वैसे गिवन तो दिया ही हुआ है सिमेट्रिक है, ए और बी निकालना है। तो आपको पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल कुछ भी होते हैं, कुछ भी है, लेकिन 1 to 2 1 पोजीशन सेम होती है। अगर आप उसे सेम रखोगे, 2b = 3, बी 3/2 आएगा, जो वो कह रहा है भाई बी 3/2 ही आएगा। फिर आपको पता है 1 3 और 3 1 पोजीशन भी सेम होती है, यानी 3a - 2 आएगा, इससे a - 2/3 आएगा, जो ये बिल्कुल ऐसा ही कह रहा है। अगर ये सिमेट्रिक है तो ये और भी यही आएंगे, जो कि आ रहे हैं, यानी असर्शन यहाँ पे ट्रू है। किसी को लंबा करना हो, नॉलेज ना हो, तो वो पी का ट्रांसपोज पी रख के इक्वेट करके फिर ए और बी निकालता है, उसमें टाइम लगता है। मेरे ख्याल से ये मुश्किल नहीं है, हमने कई बार बोला है 1 to 2 1 और 1 3 3 1 न्यूमेरिकल साइन सेम होते हैं सिमेट्रिक में, तो उससे हमने ए और बी डायरेक्ट निकाल लिया, असर्शन ट्रू आ गया। रीजन पे आ जाओ। बोलता है कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब होता है जब पी का ट्रांसपोज -p हो। भाई गलत कह रहे हो आप, ये तो स्क्यू की डेफिनेशन है। ठीक है, यानी रीजन हमारा फॉल्स है और असर्शन ट्रू है, तो ये ऑप्शन आपकी सी पार्ट आ गई। नेक्स्ट, सेवेंथ पे ध्यान दीजिए। बोल रहा है ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए सिमेट्रिक मैट्रिक है, गिवन दे रहा है आपको ए सिमेट्रिक है, यानी ए का ट्रांसपोज ए है। साथ साथ निकालो मेरे साथ, जल्दी करो। तो फिर वो चेक कराना है कि बी ट्रांसपोज ए भी सिमेट्रिक है, बुक तो ये कह रही है ये भी सिमेट्रिक है, तो इसको पी मान लेते हैं। अब चेक करते हैं पी सिमेट्रिक है या नहीं है। ठीक है भैया, 3 का रिवर्सल लॉ भी बता ही दिया है मैंने, डायरेक्ट लगा देना। 3 का रिवर्सल लॉ पहले भैया, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक तब होगा जब इसको पी कह दिया, पी का ट्रांसपोज पी है, तो ट्रांसपोज बोथ साइड, ट्रांसपोज बोथ साइड। 3 का रिवर्सल लगा दो, 1 मार्कर क्वेश्चन है, रीजन किसी को दिखाना नहीं, पूरा पलट जाएगा। ये आ जाएगा बी ट्रांसपोज, फिर ए ट्रांसपोज, फिर बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, बी ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज, बी ट्रांसपोज को एज इट इज लिखोगे, ए सिमेट्रिक था तो ए के ट्रांसपोज की जगह गिवन से ए लिख सकते हो, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस मैट्रिक्स आता है। ठीक है, ये बी ट्रांसपोज एज इट इज था, ए ट्रांसपोज की जगह ए लिख सकते हैं, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज भी आता है, ये वापस पी बन गया। यानी जेन्युइनली ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, पी का ट्रांसपोज पी आ गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, असर्शन ट्रू है। रीजन में वो रिवर्सल लॉ दिया और देखो लगाया हमने, 3 का रिवर्सल लॉ, एबीसी का होल ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बिल्कुल होता है जी, ट्रू है। वो प्रॉपर्टी लिखवा चुका था मैं आपको। ठीक है भैया, तो रीजन भी ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है, और इसी रीजन की वजह से असर्शन को हम ट्रू कर पाए। ठीक है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। बिल्कुल ध्यान से करना। 8th,
8th पे आ जाइए, ये ऑप्शन ए पार्ट आ गई थी, अभी 8th। ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं गिवन, ये तो देखो एनसीईआरटी में 2-3 बारी क्वेश्चन है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है, एक बारी और तेजी से हाथ से निकाल लेना। गिवन है ए सिमेट्रिक है, ए का ट्रांसपोज ए होगा, बी सिमेट्रिक है, बी का ट्रांसपोज बी होगा, तो बोलता है ए बी माइनस बी एस क्यू सिमेट्रिक है। तो इसको चेक करा लेते हैं भाई, ए बी माइनस बी एस क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। इसको क्यू बोल लेता हूँ, कोई भी पी क्यू जो नाम देना दे देना। इसका ट्रांसपोज इसी का नेगेटिव आ गया तो ये क्यू प्रूफ हो जाएगी, तो ट्रांसपोज बोथ साइड। ठीक है, अच्छा आपके सब्जेक्टिव पेपर स्कूल में उन्हें बार बार कहा गया आपको, उसमें लिखना पड़ता है तो लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान देना जरा। अब सब्ट्रैक्शन लॉ ऑफ ट्रांसपोज लगा दिया, ट्रांसपोज दोनों पे अलग अलग चला जाएगा। फिर मल्टीप्लाई का रिवर्सल लॉ लगा दिया, जो कि ए बी का होल ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बी ए का होल ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज आ जाएगा। फिर ए और बी सिमेट्रिक थे, यानी उनका ट्रांसपोज वही है, यानी बी ट्रांसपोज की जगह बी, ए ट्रांसपोज की जगह ए, ऐसा हम लिख सकते हैं। फिर इसमें से माइनस कॉमन निकाल लोगे, साइन पलट जाएंगे। फिर क्यू का ट्रांसपोज देखो, माइनस तो बाहर है और ए बी माइनस बी ए को आप फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्यू लिख सकते हो। क्यू का ट्रांसपोज नेगेटिव क्यू आ गया, यानी क्यू क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी असर्शन आप सही कह रहे हो, तो मार्क करते हैं असर्शन ट्रू है। रीजन कह रहा है भैया कि ए बी का होल ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। ठीक है भैया, तो डेफिनेटली भैया ए बी का होल ट्रांसपोज रिवर्सल लो है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है, रीजन भी ट्रू है। और इस रीजन को यूज करके ही हम असर्शन ट्रू कर पाए हैं। ये रीजन यूज हुआ था यहाँ पर, देखो ये रिवर्सल लॉ यूज हुआ था, तो रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन ट्रू आने की, यानी ऑप्शन ए आ गई आपकी। नेक्स्ट केस स्टडी क्वेश्चन है, इसमें वर्ड प्रॉब्लम आएंगी मैट्रिक्स की। ठीक है भैया, इजी होती है लेकिन फोकस बना के करना। ठीक है, अगर सब्जेक्टिव में करनी होती तो मैं कहता भाई मैट्रिक्स वगैरह बहुत सोचते हैं, अगर ये एमसीक्यू में मार्क करनी है तो ये मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा आसान रहेंगी। ठीक है, अगर एमसीक्यू में सिर्फ ऑप्शन मार्क करनी है, आप ध्यान से सुनना चीजों को। ठीक है, दिमाग लगाना, आसान क्वेश्चन है, बस एक प्रैक्टिस लेनी है। उसने बोला कोई कोई दो मार्केट में पेंसिल, इरेजर और शार्पनर कि कितने कितने पीस सेल किए जाते हैं, वो टेबुलर उसने दे दिया है। फिर सेल प्राइस दे रहा है, वो सेल प्राइस दे रहा है, ध्यान देना, पेंसिल ऑर्डर का ध्यान देना बच्चों, इरेजर और शार्पनर का, देखो वही ऑर्डर है, पेंसिल इरेजर शार्पनर। ये सेल प्राइस पर यूनिट दे रहा है वो। ठीक है, 2 रुपीज 50 पैसा पर यूनिट है, ध्यान देना, 1 रुपीज 50 पैसा और 1 रुपीज, ये सेल प्राइस दी है। और फिर अगले बारी में वो कॉस्ट दे रहा है इन्हीं की। ठीक है, पेंसिल, इरेजर और शार्पनर की कॉस्ट प्राइस पर यूनिट दे रहा है। एक चीज ना, मतलब हमें पहले से आइडिया होता है, पहले कॉस्ट लिख दूं 2 रुपया 1 रुपया और 0.50 रुपीज है, मतलब 50 पैसे बोले तो 0.50 रुपीज है। अब यहाँ पर ना आप लोग ये सोचो, मैंने इंफॉर्मेशन लिखी, आपको लगा भैया बता रहा है, इंफॉर्मेशन लिख रहा है, टेबल बना रहा है कोई। आपको ध्यान दिया होगा कि पेंसिल, इरेजर और शार्पनर जो मार्केट ए में सेल किए गए हैं वो रो पर थे, जो बुक ने दिए हैं। तो मैंने ईच का सेल प्राइस भैया, सेल प्राइस सिर्फ सेल प्राइस कॉलम पे लिखा है। आपको भी आइडिया और मुझे भी आइडिया, वो मार्केट ए की टोटल सेल पूछ सकता है। तो पेंसिल के 10,000 पीस बेचे हैं आपने, एक पीस की सेल प्राइस ये है, तो 10,000 की सेल प्राइस 10,000 इंटू 2.50। इरेजर 2,000 पीस बेचे हैं, एक का सेल प्राइस 1.5 है, तो 2,000 की सेल प्राइस 2,000 इंटू 1.5 और 18,000 की 18,000 इंटू 1। और अगर मैट्रिक्स बना के सब्जेक्टिव में मल्टीप्लाई करना होगा तो रोई कॉलम से मल्टीप्लाई होती है। तो पहले ना आप डायरेक्ट सोच लिया करो, अगर मार्केट ए की टोटल सेल पूछी, उसने पेंसिल, इरेजर, शार्पनर टोटल कितने में बेचे, तो ये सब पेंसिल, इरेजर, शार्पनर के क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी सोल्ड है। ठीक है, ईच के सेल प्राइस से मल्टीप्लाई होकर कॉरस्पॉन्डिंगनेस का ध्यान दोगे, पेंसिल का सेल प्राइस पेंसिल से, इरेजर का इरेजर से, शार्पनर का शार्पनर से मल्टीप्लाई होगा। मैट्रिक्स में तो रो कॉलम से मल्टीप्लाई होती है ना। अगर मुझे सब्जेक्टिव करना हो ना, मैट्रिक्स में दिखाना वगैरह, वैसे तो हम डायरेक्ट कर देंगे अभी यहाँ क्वेश्चन को। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स को एक नाम दे दूंगा, मान लो ऐसे कैपिटल ए नाम ही दे देते हैं, तो सेल प्राइस को मैं बी नाम दे दूंगा। और अगर मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो मार्केट ए और मार्केट बी की सेल प्राइस आ जाएगी मेरे पास। और ऐसे पहले डायरेक्ट सोच लेना। और मैट्रिक्स ए को सी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मार्केट ए और मार्केट बी की कॉस्ट प्राइस आ जाएगी कि जो जो माल बेचा उसका कॉस्ट कितना था। ठीक है, लेकिन एमसीक्यू में उतनी जरूरत पड़ती नहीं है, आप डायरेक्ट कर लेते हो, मतलब मैट्रिक्स दिखाना जरूरी थोड़ी, ऑप्शन भरनी है। तो देखना एक बारी मेरे साथ रहना, उसने बोला टोटल रेवेन्यू, साइंस वाले ध्यान देना, रेवेन्यू का मतलब
आप सेल प्राइस मानो, रेवेन्यू का मतलब सेल प्राइस, ये ध्यान रखना, भूलना मत, ठीक है। कॉमर्स वालों को तो पता ही है। मार्केट ए की टोटल सेल पूछ रहा है वो, मार्केट ए की। तो मार्केट ए में इतने इतने पीस बेचे और एक एक पीस का सेल प्राइस ये है, तो टोटल सेल प्राइस आप कहाँ मैट्रिक्स बनाओगे, आप मल्टीप्लाई करो। सर 10,000 पीस है, एक पीस पेंसिल का ₹2.5 का बेचा है, 10,000 10,000 इंटू 2.50, सीधा ही कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर चल रहा है, ठीक है। आंसर 1 25,000 हो गया। इरेजर के 2,000 पीस बेचे हैं सर, ₹1.5 का एक पीस है, तो 2,000 2,000 इंटू 1.5 कर लेना, 3,000 का आ गया। और 18,000 शॉर्पनर बेचे हैं, एक शॉर्पनर ₹1 का, तो 18,000 रुपीज के, है ना। 18 और 3 21, और 21 और 25 46,000 रुपीज की सेल आ गई। तो मतलब मैट्रिक्स दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सब्जेक्टिव तो है नहीं, आंसर सी पार्ट आ गया। तो डायरेक्ट सोचना, मैंने पहले भी कहा था कि मैट्रिक्स बना के भी करना हो ना, पहले डायरेक्ट सोचो कि इसकी इससे मल्टीप्लाई होकर ऐड होगा। और मैट्रिक्स से करना होता खाली इससे एक रो मैट्रिक्स बना देता, इससे कॉलम मैट्रिक्स बना देता, सिर्फ एक रो लेता मैं, मार्केट ए की पूछिए खाली, इसे कॉलम पर लिख देता और ए मैट्रिक्स को बी से मल्टीप्लाई कर देता, मार्केट ए की टोटल सेल आ जाती। ठीक है भैया, तो थोड़ा सा देख लेना चीजों को। रिवेन्यू मार्केट बी की पूछी है, ठीक है। वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो रिवेन्यू मार्केट बी की पूछी है, तो बी में आपने इतने इतने पीस बेचे हैं, एक एक पीस की सेल प्राइस ये है। तो सेकंड पे आ जाओ, 6,000 20,000 8,000 पीस बेचे हैं। देखो 6,000 पेंसिल, एक पेंसिल ₹2.5 की, 6,000 6,000 इंटू 2 कर लो 12,000, और 6,000 का 0.5 मतलब आधा कर लो, 3,000 मतलब 15,000 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, या मल्टीप्लाई कर लो। 20,000 इरेजर, एक इरेजर ₹1.5 का, 20,000 इंटू 1.5 कर लेना, 30,000 आ जाएगा। ठीक है भैया, और 8,000 शॉर्पनर, एक शॉर्पनर तो ₹1 का, 8,000 8,000 के हो गए। ऐड कर लो आप, 30 40 45 53,000 आ गया। ठीक है, मार्केट बी का टोटल सेल प्राइस, ये सेल प्राइस आ रहा है, थोड़ा लिख लेना, ऐसे लिख लिया करो जो अपनी शीट पे करते हो ना, सेल प्राइस मार्केट ए की है, सेल प्राइस, क्योंकि बाद में कुछ और पूछेगा तो ये थ्योरी याद रहती है, तो फटाफट से अगला कर देते हैं। ये 53,000 आया भैया, ठीक है। तो ऑप्शन पहले मार्क कर लेता हूँ, 53,000 मतलब बी पार्ट आ गया, बी पार्ट आ गया भैया जी। आगे देखो, नेक्स्ट ध्यान देना, है आसान लेकिन करते रहना, मैं बार बार कह रहा हूँ, छोड़ना मत किसी को भी। कॉस्ट पूछ रहे मार्केट ए में, मार्केट ए के जितने पीस बेचे उन सबकी कॉस्ट क्या पड़ी थी मार्केट ए में। तो देखो मार्केट ए में इतने इतने पीस बेचे हैं और एक पीस की कॉस्ट ये है। तो थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ, थर्ड पे, ठीक है। ये मार्केट ए के सोल्ड पीस, और ये एक एक पीस की कॉस्ट, पेंसिल के 10,000 पीस बेचे हैं, एक पीस की कॉस्ट 2 है, 10,000 की 20,000। इरेजर के 2,000 पीस बेचे हैं, एक की पीस की कॉस्ट ₹1 है, 2,000 की, 2,000 इंटू 1। शॉर्पनर के 18,000 पीस बेचे हैं सॉरी 18,000 पीस इंटू 0.5 मतलब उनका आधा कर लो, ₹9,000 कॉस्ट हो गई। ऐड कर लो, 31,000 आ गई टोटल कॉस्ट। ठीक है भैया, ऑप्शन देख लेते हैं। थर्ड का आंसर आ गया, मेरे से पहले कर लेना, 31,000 यानी कि डी पार्ट आ गया। ठीक है, ये मार्केट ए का कॉस्ट प्राइस है, वो ध्यान देना जरा। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। बोलते हैं प्रॉफिट मार्केट ए और मार्केट बी दोनों का पूछ रहा है, दोनों का अलग अलग, देखो दो दो ऑप्शन दी हुई है, दोनों का ही पूछ रहा है, मार्केट ए और बी का। एक मिनट ध्यान देना, आप ऑप्शन देखो, मार्केट ए की सेल थी 46,000, और मार्केट ए की कॉस्ट निकाली है तुमने, अभी निकाली 31,000, यानी फोर्थ में मार्केट ए में प्रॉफिट कितना हुआ भाई, जो भी आर्टिकल बेचे उनकी सेल प्राइस, मार्केट ए की सेल प्राइस बच्चों 46,000 थी, और सभी आर्टिकल की कॉस्ट 31,000 थी, यानी प्रॉफिट 15,000 हो गया। और मार्केट बी का प्रॉफिट निकालने के लिए सेल तो पता है आपको, सेल तो मार्केट बी की पता है 53,000 है, उसकी कॉस्ट चाहिए होगी जो अभी निकलवाई नहीं है उसने, तो वो मैं अलग से निकाल लेता हूँ। ठीक है, अलग से निकाल लेता हूँ एक बारी वापस डाटा पे चले, टेबल पे चले, मार्केट बी में इतने इतने पीस बेचे थे और सबकी ईच की कॉस्ट ये है। यहाँ कर देता हूँ भैया, मार्केट बी की कॉस्ट, ये पूछा नहीं था इसलिए निकालनी पड़ रही है। ठीक है, 6,000 पेंसिल, एक की कॉस्ट 2, तो 6,000 की 12,000। ठीक है, 20,000 इंटू 1 20,000, और 8,000 इंटू 0.5 मतलब उसका आधा 4,000, तो 36,000 कॉस्ट आ गई मार्केट बी में, जो भी पीस आपने बेचे हैं। सेल प्राइस 53,000 था, कॉस्ट 36,000 है, माइनस कर दो, आपका प्रॉफिट आ गया 17,000। ऑप्शन देखते हैं, मार्केट ए की प्रॉफिट आई थी मेरी 15,000 और मार्केट बी की प्रॉफिट आई है 17,000, 15 और 17, 15 और 17, लो ए पार्ट आ गया आंसर। ठीक है भैया, फोर्थ का ए पार्ट आ गया, फिफ्थ पे चलते हैं।
ग्रॉस प्रॉफिट दोनों मार्केट का पूछ रहा है, ठीक है भैया, दोनों मार्केट का ग्रॉस प्रॉफिट पूछ रहा है। तो अब आप कहोगे टोटल पूछ रहा है, 1 मिनट पढ़ लेना भैया। ग्रॉस प्रॉफिट तो प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट यार, अकाउंट्स वाले ज्यादा टेक्निकल मत होना। ट्रेडिंग प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट है, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट है, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट, ठीक है। अकाउंट्स वाली बातें नहीं चल रही, बस प्रॉफिट पूछ रहा है। लेकिन प्रॉफिट तो भी निकलवाए थे यार तुमने, मार्केट ए मार्केट बी के। अब दोबारा क्यों कह रहे हो इन बोथ मार्केट? अब इंडिविजुअल तो नहीं पूछेगा ना दोबारा, ऑप्शन देख लो, देखो टोटल पूछ रहा है। तो मार्केट ए का प्रॉफिट 15 निकाला है, मार्केट बी का प्रॉफिट 17 निकाला है, तो 15 + 17 32,000 हो जाएगा, ठीक है भैया। 32,000 सी ऑप्शन आ गई फिफ्थ की, ठीक है, सी ऑप्शन। कंफ्यूजन है बोल लो, ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट ही मानना सभी, ठीक है भैया। बिल्कुल सोच समझ के कर लीजिए। हाँ, तो अब आप देखो सेकंड पार्ट देखो, ठीक है। अब उसमें बोला है अमित बिराज चिराग को टास्क दिया गया है स्क्वायर मैट्रिक्स बनाने का, ABC, ये 3 मैट्रिक्स बना दिए उन्होंने, 3 मैट्रिक्स बना दिए हैं। ये भूलना मत A4 और B-2 है, किसी किसी पार्ट में कंटेक्स्ट यूज जरूर कराएगा। A4 B-2 है, ठीक है। अब वो बोल रहे सम बता दो, मतलब पहले तो नॉर्मल है, आपको पता है मैट्रिक्स एडिशन एसोसिएटिव होती है, पहले ए बी ऐड करो, बाद में बी, बाद में जो आया उसमें सी करो, या पहले बी सी करो फिर ए करो, सेम आता है, ठीक है भैया। तो A+B+C पूछ रहा है, आप डायरेक्ट ऐड कर दो मतलब। तो वैसे तो रूल ही है ना बॉड मास, पहले बी और सी ऐड करो फिर ए करो। अब इक्वल होता ही है, तीनों को इकट्ठा भी ऐड करो तो डायरेक्ट ऐड कर लेना, 1 + 4 5, 5 + 2 7, ठीक है भैया। और समझदार बच्चा तो 4 में एक ऑप्शन होनी है, पहला एलिमेंट आपका 7 मिल गया है, तो सी पार्ट ऑप्शन होनी है, तो आप और ऐड करने में तो टाइम लगाओगे नहीं, तो फर्स्ट का सी पार्ट हो गया, ठीक है। ध्यान से देखते जाना। सेकंड में आ जाओ, देखो ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज पूछा, और आप इसे क्यों मतलब करोगे दोबारा? किसी मैट्रिक्स को 2 बार ही ट्रांसपोज करो, वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स यानी ए आएगा, ए चेक कर लो, 1 2 -1 3 था, तो 1 2 -1 3 यानी सेकंड का ए पार्ट हो गया। इतने आसान भी आते हैं, एक बारी तेजी से कर लो बस। हर तरह के आए हैं, काफी केस स्टडी है मैट्रिक्स की, एक काफी सारी है। अब ध्यान देना, थर्ड में कह रहा है बी टाइम्स ऑफ ए का होल ट्रांसपोज चाहिए। थर्ड क्वेश्चन, बी टाइम ऑफ ए का होल ट्रांसपोज चाहिए। मैं ये कह रहा हूं आप सेकंड क्वेश्चन, सेकंड को छोड़ो, पहले ए मैट्रिक्स उठा लाते हैं पहले ना, क्योंकि ए की जरूरत तो है। तो मैं कह रहा हूं ए मैट्रिक्स ऊपर से देख लो, 1 2 -1 3 है, यहाँ प्रॉपर्टी लगा लो यार। किसी मैट्रिक्स की पहले मतलब किसी स्केलर की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, बाद में ट्रांसपोज करो, ठीक है। ये ऑलवेज मतलब बी कांस्टेंट तो भारी आ जाता है, बी ए ट्रांसपोज के बराबर होता है, याद होगा ना, ऐसे हमने ऐसे पढ़ा हुआ था, के का होल ट्रांसपोज के इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर होता है, एक ही बात है, ठीक है भैया। तो आप मतलब क्यों पहले मल्टीप्लाई करोगे? आप सीधा बी की मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है ना, बी का मतलब देखो ऊपर -2 हमने लिखा हुआ है, -2 की ए के ट्रांसपोज से, ए का ट्रांसपोज 1 2 -1 3 आएगा, उससे मल्टीप्लाई करा लो। और मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई में एक ही बारी में एलिमेंट सबसे मल्टीप्लाई होगा, बाहर वाला स्केलर सबसे मल्टीप्लाई होगा, ध्यान देना। तो -2 + 2 -4 और -6, ठीक है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सी आ गई, तो ध्यान दीजिएगा, थर्ड की ऑप्शन। तो मेरा आंसर -2 2, रो पे देखते हैं, -4 -6, बी पार्ट आ गया, देख लो, ठीक है भैया। ऑप्शन बी आ गई, थर्ड की बी आ गई, ये ध्यान देना, ठीक है। फोर्थ पे चलते हैं, AC - BC पूछ रहा है, तो भाई ये तो टाइम लगेगा अब आपको। जब AC - BC पूछ रहा है तो पेपर में टाइम बचाने के लिए भी काम करना है, ये तो कोई कह ही नहीं सकता हमें मल्टीप्लाई नहीं आती और माइनस नहीं आती, ठीक है। थोड़ा स्पीड से मेरे से पहले करने की कोशिश करना। AC, ठीक है, लिख रहा हूँ, स्लाइड फिर हटाऊंगा। 1 2 ए मैट्रिक्स है, -1 3, इसकी C से मल्टीप्लाई, ठीक है भैया। वो आ गया 2 0 और 1 -2, AC माइनस बी का मतलब है 4015 और सी का मतलब है 20, अभी स्लाइड हटा रहा हूँ, दिख जाएगा 1 -2, ठीक है भैया। हाँ, कर दो मल्टीप्लाई फटाफट रो की कॉलम से। तो 1 2 2 2 1 2 मतलब 4 आ गया, ये रो की ये कॉलम से, तो 0 -4 आ गया, ये -2 + 3 1 आ गया, ये 0 -6 आ गया। थोड़ा ध्यान से कर लेना, मतलब आसान बातें ज्यादा गलत होती हैं पेपर में। अब ये रो की ये कॉलम से, 4 2 8,
हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि कभी कभी मेरे को पता मेरे से ही ना हो जाए। ठीक है, ये रो की ये कॉलम से 0, ये रो की ये कॉलम से 2 + 5 7, ये रो की ये कॉलम से -10। ठीक है, अब 4 - 8 आ गया -4, -4 -0 -4 1 -7 -6 + 10 4। मैं कह रहा हूँ मैं कितना भी मतलब मल्टीप्लाई यार और प्लस माइनस किसने सीखनी होती है, मतलब गलत तो कोई होनी नहीं चाहिए ना, मेरे को पता है मेरे से भी हो सकती है। मेरे को नंबर लेने हो ना और मेरे पास यहाँ अगर प्रिंटेड आंसर ना हो तो मैं 2 बार चेक करके फिर ऑप्शन मार्क करूंगा। ठीक है भैया, तो खैर खैर अभी 4 में से मतलब एक आएगी तो वैसे भी यही आएगी, तो मैच ही होना चाहिए ना, फिर तो गलत होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू में ऑप्शन तो आंसर तो दिए ही हुए हैं ना उसने। खैर देखते हैं। फोर्थ हमारी ऑप्शन आई थी -4 ये पहली रो मिल रही है हमारी, 4 -6 ये दूसरी नहीं मिली लेकिन ये मिल गई, सी पार्ट है ना, सी आ गया। ठीक है, ध्यान दीजिए। फिफ्थ, a + b टाइम ऑफ स्मॉल a + b टाइम ऑफ b मैट्रिक्स पूछा है। ठीक है जी, अब ध्यान दो। तो स्मॉल a + b टाइम ऑफ b मैट्रिक्स पूछा, और स्मॉल a का मतलब 4 है, b का मतलब -2 है, और b मैट्रिक्स ऊपर से उठा लेते हैं। कहाँ गया, ऊपर था। एक सेकंड भाई, ये भी झंझट है लेफ्ट राइट टाइपिंग ना, कहीं का कहीं पहुंचा देते हैं चीजें। ये था एबीसी। ठीक है, कैपिटल बी मैट्रिक्स है 4 0 1 5। तो 4 - 2 टू 2 की इससे मल्टीप्लाई कर लो आप, स्केलर से मल्टीप्लाई पता है सबको, सारे एलिमेंट से एक ही बारी में होगी, तो 8 2 0 10। तो ये हमारा आ गया पांचवें पार्ट का आंसर। पांचवें पार्ट का आंसर देख लो, 8 0 2 10 सी पार्ट आ गया। ठीक है, ये नॉर्मल बिल्कुल ही नॉर्मल वाला लिखा, बस मल्टीप्लाई को ध्यान से करना होता है, उसमें एरर किसी से भी हो सकती है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ध्यान दीजिए। राइट साइड ध्यान देना, राइट साइड। ये आ गया अगला क्वेश्चन ना, डीपीएस। डीपीएस ये यहाँ से शुरू किया होगा इसने एंड में, यहाँ से। ठीक है, बोल रहा है इन्फॉर्मेशन दी है, इन्फॉर्मेशन देखो यहाँ पढ़ लो ऊपर टॉप पे, डीपीएस सीवीसी केवीएस स्कूलों के बारे में कोई डाटा दिया हुआ है। ठीक है, क्या डाटा है देखो, नीचे एक टेबल है, अब की बारी बार बार स्क्रॉल ना करना पड़े, पहले ही लिख दूं। ठीक है भैया, ये फैन बना रहे हैं, हैंडमेड मैट बना रहे हैं, प्लेट बना रहे हैं, और डीपीएस वाले कितने बना रहे हैं, फैन मैट और प्लेट्स वगैरह 40 50 20। ठीक है भैया, सीवीसी सीवीसी वाले स्कूल वाले 25 40 30, और केवी मेरे से पहले सोचते रहना, पता लग जाएगा। आसान क्वेश्चन भी आप सही सोच रहे हो कि गलत। ठीक है, एक बारी बस एनालाइज ही करना है, हमारे थिंकिंग प्रोसेस सही है कि नहीं है, या हम गलत सोच लेते हैं। मुश्किल कुछ नहीं है, सिखाने लायक कुछ नहीं है, प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि ऐसा भी एक क्वेश्चन आना है। आ जाओ, व्हाट इज द टोटल मनी कलेक्टेड बाय द इन द स्कूल ऑफ डीपीएस। ठीक है, कुछ और इन्फॉर्मेशन अभी हमने छोड़ दी है, देखो ऊपर लिखी हुई है, यहाँ ध्यान से सुनना। वो ठीक है भैया, डीपीएस स्कूल वाले जो बच्चे हैं फैन मैट और प्लेट्स कितनी बना रहे हैं, ऐसी दूसरा स्कूल, ऐसी तीसरा स्कूल कितना बना रहा है। ठीक है, ये थर्ड वाला केवीएस दिया हुआ था, केवीएस। हाँ वापस आना। अब ना देखो यहाँ कुछ और इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वो कह रहा है दे सोल्ड, सोल्ड कह रहा है, ध्यान से पढ़ लेना। वो सोल सेल कर रहे हैं फैन मैट और प्लेट्स को इस कॉस्ट पे, मतलब कई बार ना कंफ्यूज होते हो, सेल कह रहा है और कॉस्ट पे। अरे तुम मेरी दुकान पर आए, मेरी शॉप पर आए, बुक शॉप पर, मैंने कहा मैं तो किताब यार तुमको 25 रुपए कॉस्ट पे दे दूंगा, तो दे दूंगा मतलब बेच रहा हूँ ना, सेल प्राइस है वो, ध्यान देना। ठीक है, तो फैन फैन मैट और प्लेट्स ईच की सेल प्राइस 25 रुपया, 100 रुपया ईच की, और 50 रुपया है, ये ध्यान देना, सेल प्राइस पर यूनिट। ठीक है भैया, अब देखो आप पूछ क्या रहा है, अब आ जाओ पहला पार्ट, टोटल मनी कलेक्टेड बाय डीपीएस। मैं कह रहा हूँ मैट्रिक्स का क्या करोगे, ये तो 4th क्लास के बच्चे का क्वेश्चन है। डीपीएस स्कूल इतने फैन इतनी मैट इतने प्लेट बना रहा है और एक एक कितने में बेच रहा है, तो इतनों की सेल प्राइस पूछ रहा है। क्या सिखा लूंगा मैं इसे, लेकिन कर जरूर लेना। ठीक है, 40 प्लेट फैन बना रहा है, एक फैन 25 रुपए का है, तो 40 40 × 25
50 मैट बना रहा है, एक मैट 100 रुपए का है तो 50 50 इंटू 100। 20 प्लेट बना रहे हैं बच्चे तो 20 डीपीएस वाले, तो 20 प्लेट, एक प्लेट 50 की, 20 इंटू 50 की, तेजी से निकालो बस। ठीक है भैया, मल्टीप्लाई वगैरह आप बोर्ड से देखना मत, देखो कभी कभी इसमें भी गलती हो जाएगी तो पता लगेगा, थोड़ा फोकस रखना चाहिए। 7000 आंसर आ गया बी पार्ट। ठीक है, सेकंड पे आओ। ये डीपीएस की सेल प्राइस थी, ध्यान देना, थोड़ा ना मार्क करना चाहिए, बाद में दोबारा दोबारा पढ़ना पड़ता है और इसको यूज करा लेता है बाद में। ये डीपीएस स्कूल की सेल प्राइस थी। नेक्स्ट आ जाओ, सेकंड। बोलते हैं व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी, टोटल मनी कलेक्टेड, टोटल सेल प्राइस पूछ रहा है ना, सीवीसी और केवीएस। सीवीसी और केवीएस की टोटल सेल प्राइस पूछ रहा है, तुम्हारे ऊपर है, या तो तुम सीवीसी की पहले सेल निकालो, फिर केवीसी की सेल निकालो, फिर ऐड करो, या तुम सीवीसी के फैन ऐड कर लो, मैट ऐड कर लो, प्लेट ऐड कर लो और इनटू सेल प्राइस कर दो, तो भी टोटल आ जाएगा। मैं अलग अलग निकालना चाहूंगा, कहीं तीसरे चौथे पार्ट में वो अलग अलग वाली भी पूछ ले तो मेरे को दोबारा ना करनी पड़े, मैं टोटल बाद में करूंगा। पहले सीवीसी स्कूल ने भैया इतनी इतने फैन मैट प्लेट बेचे हैं, एक एक की सेल प्राइस ये है, तो इतने इतने कितनी कॉरस्पॉन्डिंगनेस का ध्यान देते हुए मल्टीप्लाई कर लो, सीवीसी की सेल प्राइस निकाल रहे हैं। ठीक है, सीवीसी की इस स्कूल की 25 फैन बेचे हैं, एक 25 का तो 25 इंटू 25 सीधा लिख लूं 625 के, प्लस 40 मैट बेचे हैं, एक 100 का 40 4000 के, 30 प्लेट्स बेची हैं 30 इंटू 50 1500 की, ऐड कर लोगे 5500 6125 आ गया। ठीक है, और दूसरा स्कूल जो केवीएस था उसकी सेल प्राइस भी निकाल लो, टोटल पूछी है वैसे उसने। ठीक है भैया, 35 फैन बेच रहे हैं, एक फैन 25 का है तो 35 35 इंटू 25 के। ठीक है, 50 मैट बेच रहे हैं, एक मैट 100 का है तो 50 5000 के हो गए, और 40 प्लेट बेच रहे हैं, एक 50 रुपीज की है तो 40 40 इंटू 50 2000 की हो गई। ये मल्टीप्लाई आप कर लोगे, 875 आ रहा है। ठीक है, प्लस 5000 प्लस 2000 मतलब 7875 का आ गया। ठीक है, स्क्रीन में नहीं आया, इधर लिख देता हूँ 7875, और दोनों का टोटल सेल प्राइस या टोटल कलेक्शन पूछी है भैया उसने, इन दोनों को ऐड कर लो, 14000 रुपये आ गए, 14000। ऑप्शन देखो ए पार्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट ध्यान देना, थर्ड में आ गया टोटल अमाउंट ऑफ मनी कलेक्टेड बाय ऑल 3 स्कूल, तीनों का टोटल कलेक्शन। आप पहले स्कूल का 7000 निकाल चुके हो, बाकी दोनों का 14000, तो ऐड कर लो, तो थर्ड का 7000 प्लस 14000 21000 आ गया, यानी सी पार्ट आ गया। ठीक है भैया, नेक्स्ट आ जाओ। फोर्थ में नंबर ऑफ हैंडमेड फैन एंड प्लेट्स आर इंटरचेंज, बहुत ध्यान देना, फॉर ऑल द स्कूल, फॉर ऑल द स्कूल, देन व्हाट इज द टोटल मनी कलेक्टेड बाय ऑल द स्कूल। ठीक है, अब ध्यान से सुनो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ हैंडमेड फैंस एंड प्लेट। ठीक है, फैन और प्लेट ये हैं, ध्यान से सुनो। बोलते हैं सभी स्कूलों की इंटरचेंज होगी, मतलब तीनों स्कूलों ने जो फैन बनाए थे उतने फैन नहीं उतनी प्लेट बनाई है, प्लेट वाले नंबर यहाँ ले आओ। ठीक है, और फैन वाले यहाँ ले आओ। कई बार ही होता है ना, मतलब मैं बता रहा हूँ कंफ्यूजन क्या है, अगर आप बढ़िया बच्चे थे, अगर आपने पकड़ा हो तो, जैसे ही आप जल्दी में थे और आपने बड़ा इंटरचेंज, तीन तीन चीजों में इंटरचेंज कैसे कर सकते हो तुम, किसका कौन सा नंबर दोगे, तो तीन की इंटरचेंज नहीं है ये, फैन और प्लेट इंटरचेंज हुए हैं, ये नंबर इंटरचेंज हुए हैं, ये समझना तीनों स्कूल के। तो ये 2 रो इंटरचेंज करनी है आपको, वो ध्यान से सुनना। ठीक है, कई बार आप इतनी बात पे भी फंस जाते हो, और बहुत अच्छा बच्चा, क्योंकि नंबर 100 लेने ना, उस चक्कर में वो बेचारा गड़बड़ कर जाता है। ठीक है, तो मैं दोबारा लिख लूं डाटा, तो फैन अब आ गए, मतलब फैन की जगह जो प्लेट थी उतनी उतने उन्होंने फैन बनाए हैं, जितनी पहले प्लेट बनाई थी वो इंटरचेंज करनी है, 20 30 40, और प्लेट उतनी बनाई है जितने फैन बनाए थे, यानी ये रो यहाँ आ जाएगी 40 25 35, ये हो गया। मैट के बारे में कोई इंटरचेंज नहीं है, वही है, ऐसे हो गया। ठीक है, 1 मिनट, स्लाइड वापस लाएंगे, पूरा पढ़ लेते हैं। ठीक है, इंटरचेंज भाई कर लिया, आगे बताओ। देन टोटल मनी कलेक्टेड बाय ऑल स्कूल, अब बोलता है अब टोटल मनी कलेक्टेड बताओ सभी स्कूल की। ठीक है भैया, अब सभी स्कूल की टोटल मनी कलेक्टेड बतानी है, और अब ध्यान देना जरा, ये जो डीपीएस स्कूल था, ये सीवीसी था, और ये केवी था, है ना, इनमें कितने फैन मैट और प्लेट्स बना रहे हैं, और एक एक की सेल प्राइस क्या आपको पता है, कॉरस्पॉन्डिंगनेस से मल्टीप्लाई करना, उल्टा नहीं कर देना।
ठीक है भैया। कभी आप जल्दबाजी में, मतलब बच्चे इतनी स्पीड में होते हैं, रो को इससे कर रहे हैं, मतलब पहला दूसरा तीसरा। अरे भाई, डीपीएस ने इतने फैन इतनी मैट, ये कॉलम में लिखा हुआ है, ये बनाया है, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई कर, एक फैन एक मैट एक प्लेट के प्राइस से मल्टीप्लाई कर, टोटल सेल प्राइस आएगी। ऐसे दूसरे की, ऐसे तीसरे की। टाइम लग जाएगा। तीनों का टोटल पूछा है, दोबारा ऑप्शन देखो, तीनों का टोटल पूछा है, देखो। ठीक है ना, टोटल मनी एक ही ऑप्शन है, तीनों की अलग अलग नहीं पूछी है। तो मैं ये कह रहा हूँ, टोटल फैन कितने बनाए वो बना देख लो ना, तीनों स्कूलों ने टोटल फैन कितने बनाए, 40, 30, 70, 20, 90। एक फैन 25 रुपए का बेचते हैं, तो 90 फैन कितने के बेचेंगे, 90 इंटू 25 के। मैट कितने बनाए, टोटल कर लो ना, तीनों स्कूल ने 140। एक मैट 100 का बेचते हो तो 140 कितने के बेचोगे, 140 इंटू 100 के। थोड़ा फोकस बना लेना बस। टोटल प्लेट्स कितनी बनाई, 50, 60, 100, 100। एक प्लेट 50 की बेचते हो तो 100 प्लेट 100 इंटू 50 की। ठीक है, और ये आ गया 2250 प्लस 14,000 प्लस 5,000, 14 और 5 19 और 2 21,250। ये टोटल सेल प्राइस आ गई आपकी। ठीक है, 21,250। डी पार्ट आंसर आ गया बच्चों, फोर्थ का डी पार्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ो फिफ्थ पे। हाउ मेनी आर्टिकल इन टोटल आर सोल्ड बाय 3 स्कूल। ठीक है, ओरिजिनल, अब जब कुछ बोला नहीं है तो ये फोर्थ पार्ट को कंटिन्यू मत कर जाना। फोर्थ पार्ट कंडीशनल था, इंटरचेंज करके जो पूछा बता दिया। फिफ्थ जनरल पूछा है, तो जनरल और ओरिजिनल टेबल लेनी है आपने। बोलते हैं टोटल आर्टिकल जितने भी बनाए, फैन फैन मैट प्लेट्स और सभी स्कूलों के टोटल बता दो, तो टोटल कर लो ना भाई। ठीक है, और यहीं से कर लो, ओरिजिनल से कर लो। ठीक है, डीपीएस ने टोटल फैन मेड प्लेट जो बनाए थे 92 110 बनाए थे, ये 70 25 95 बनाए थे। ये वाले ऐड कर लो, 90 35 125 बनाए थे। और सभी का ही टोटल पूछ रहा है, तीनों स्कूलों का भी टोटल पूछ रहा है। तो ये आप ऐड कर लोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 12 13 330। ठीक है भैया, ऑप्शन देख लेते हैं कौन सी आ गई। 330 डी पार्ट हो गया। तो कोई भी दिक्कत हो तो जब हम नेक्स्ट मिलेंगे तो आप जरूर मुझे बता दीजिएगा, कोई पार्ट आपको कंफ्यूज किया। आज की क्लास इतनी ही रहेगी। ठीक है भैया, अगली क्लास आपका अगले वीक की आपको पता है। आपके डेज हमने कर दिए थे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, नहीं सॉरी 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 सॉरी, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ये आपके डे हो चुके हैं। ठीक है, और 3:30 से 5 आपकी क्लास है, 3:30 से 5। तो अब मिलेंगे, आज की क्लास के बाद मिलेंगे वेडनेसडे। ठीक है, फिर भी भैया वो एक्स्ट्रा क्लास और पेपरों की तैयारी ही चल रही है आजकल, तो बीच में कोई क्लास देनी होगी तो एक व्हाट्सएप पर लिंक चेक कर लेना आप, और पूरा पूरा दिन ना चेक करना पड़े, मैं आपको बता दूं। संडे कर लेना 5 बजे, संडे 5 बजे कर लेना, मंडे का भी कर लेना, मंडे 3 o'clock कर लेना। कोई एक्स्ट्रा क्लास डालनी होगी डाल दूंगा यार, जितना पहले हो जाए, जितना ज़्यादा हो जाए ना, बढ़ता रहेगा। आपके कंफर्टेबल टाइम पे डालूंगा, आपकी क्लासेस फंसाऊंगा नहीं। आपकी अदर क्लासेस होती है, मेरे को आइडिया है। तो ये 4 दिन पे आपसे बात हो गई थी, किसी बच्चे को प्रॉब्लम है नहीं, ये तो क्लास होगी होगी। इसके अलावा कोई दे पाऊंगा तो रात के 9 से 10 कुछ ऐसा रख लेंगे। ठीक है, ओके जी, गुड बाय।